तो ये मिशन जो बनाया है, तो ये क्यों मिशन बनाया आपने? अच्छा, ये मिशन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी एक हेल्थ रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि आपको कैंसर है। एक बात बताओ सर कमल जी, ये स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस क्या है? किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो ना, और अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो तो वही स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस है तो अच्छा है, नेगेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी को पूरी तरह से मतलब धीरे धीरे डैमेज करता है और ये हमारे जेनेटिक लेवल तक है। एक चीज के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो नेगेटिव वे में कि यार ये खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और बहुत लंबे टाइम तक अगर आप सोच रहे हो तो वहां पे आपको बीमारियां मिल सकती है। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो कोई इफेक्टिव तरीका बताओ ताकि स्ट्रेस को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दे। सबसे पहले क्या करो आप अपने डिप्रेशन मतलब तो आया ही कहाँ से ये कि पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे टाइम पे, तो आपके टाइम पे भी नहीं करता होगा। वो नेगेटिव विचार जब लगातार चलते रहते हैं ना, तो वही कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू करेंगे बॉडी के किसी पार्ट को, तो उन्हें मेंटली इफेक्ट करना शुरू कर दे तो वैसे बनेगा बॉडी पे इफेक्ट। पाप और पुण्य के चक्कर से अगर कोई मुक्त हो गया कि ये पाप और ये पुण्य है, तो उसका तो माइंड से वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ 100%। तब तो उसको बीमारी कोई होगी नहीं। मतलब फिर प्रारब्ध की बात आ गई। सो कमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। अब आप एक फाउंडर बनने जा रहे हैं, तो क्या माइंडसेट आपका सर फाउंडर बनने का, पहले तो बताइए। फाउंडर मतलब कि मैं कुछ ऐसा एक स्थापित कर बनाना चाहता हूँ ताकि जहाँ पे लोगों को हील करने के लिए, अपने आप को बॉडी को हील करने के लिए लोग आ सके, जुड़ से काम कर सके, तो इस तरह मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कमल जी एक बात बताओ, ये NLP क्या होती है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं तो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होती रहती है। जब बाहर हमारे कोई भी इवेंट हुई, किसी भी तरह की कोई इवेंट हुई हमारे लाइफ में, चारों तरफ चलती रहती है, हादसे में कुछ ना कुछ इवेंट चलती रहती है, तो वो हमारे माइंड में प्रोग्राम होती है। तो वो या तो नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव होते हैं मतलब पॉजिटिव होते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नेगेटिव होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो NLP का बेसिकली काम क्या है कि आपके माइंड में जो नेगेटिव इमेज आई हुई है, जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है, तो उसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हो, कभी हटा सकते हो, इरेज कर सकते हो। तो कि NLP बेसिकली उसको हटाती है, उसकी जगह पे आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, या आपको हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ पे उस जगह पे वो इम्प्लांट की जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि नेगेटिविटी को हटाना, वहां से जो खराब चीज है उसको हटाना, और जो आपके लिए यूजफुल है, आपके फ्यूचर के लिए यूजफुल है, उसको इम्प्लांट करना, ताकि आप एक वो लाइफ जी सके जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। तो आप लाइफ कोचिंग मिशन, मतलब आप लाइफ कोच, लो कोच बन गए हो आप। यस यस यस, आप इसको मतलब एज ए लाइफ कोच इसको बोल सकते हाँ, तो ये मिशन जो बनाया है, हैं। तो ये क्यों मिशन बनाया आपने? अच्छा, ये मिशन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऐसा हुआ कि लगभग 2018 की बात है, मतलब लगभग 2018 की बात है, 30 मार्च की। सो 30 मार्च 2018 की बात है। 30 मार्च 2018 को मुझे मेरी एक हेल्थ रिपोर्ट मिली, तो जिसमें बताया गया कि आपको कैंसर है। हमने टेस्ट कराया था, तो टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, मतलब 7-8 दिन पहले टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट आई थी 30 मार्च को। तो उसमें पता चला कि ये कैंसर है। तो कैंसर का पता चल के मैं बहुत शौक हो गया कि ये तो क्योंकि जो कैंसर के जो जब अब तक जो भी मैंने सुना था या देखा था कि रीजन क्या था कि भी आप मतलब खराब खाना खा रहे हो, या बाहर खा रहे हो, या आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो ऐसा। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गया, सब दिल्ली के सभी मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब में दिखाया, तो मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा यही था कि मतलब मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो ऐसा कोई काम करता नहीं था, मैं तो डेली रनिंग और डेली योगा वगैरह सब करता था। तो अब जो भी रिपोर्ट आई तो उसके अकॉर्डिंग पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब ट्रीटमेंट फिर इसका चल रहा था, ये ट्रीटमेंट जब आगे मर पर जा रहा था, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता, तो ट्रीटमेंट इसका ना मतलब लोगों को फाइनेंशियली भी तोड़ता है और इमोशनली भी तोड़ता है, और फिजिकली तो मतलब कीमो एकदम खत्म ही कर देती है आप लोग। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे चल रहा था, तो मैं थोड़ा बड़ा डिप्रेशन में जाने लगा, फाइनेंशियली वगैरह भी बहुत डोसिस वो जो चंबे थे वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसकी वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से जैसे भी था, तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक बहुत होने लगे मुझे। ऐसा लग रहा है बस मतलब पता नहीं, मतलब इधर से निकल रहा हूँ तो इधर फंस रहा हूँ। तो अभी उसमें कर क्या हुआ कि तभी मुझे NLP के बारे में पता चला। NLP के भी आप एक बार NLP को यूज करके देखो, ये शायद आपको आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो मैंने NLP के बारे में को जानना शुरू किया, इसको अप्लाई करना शुरू किया, धीरे धीरे इसको अपने पे अप्लाई किया, तो इसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला।
बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और जब मैंने फिर इसको बहुत डीपली जब मैंने इसमें पढ़ाई की, इसके बारे में मैंने कुछ बुक पढ़ी एक साथ, और तो फिर मुझे पता चला कि ये सब जो भी चल रहा है, जो प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई है, ये किस वजह से हुई, क्योंकि मैं पिछले टाइम में एक बहुत लंबे टाइम तक एक गहरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। आप स्ट्रेस में से बहुत टाइम से? हाँ। वो लगभग मैं 3-4 साल से एक स्ट्रेस में था। वो मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो किडनी प्रॉब्लम थी, दोनों किडनी खराब थी, तो इस वजह से हॉस्पिटल का, घर का सब वो सब स्ट्रेस में था। तो वो जब मैं स्ट्रेस में था तो मुझे पता चला कि स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और इसके बारे में तभी एक रिसर्च भी आता कुछ दिन पहले PHU का और एम्स का, जिसमें उन्होंने बताया कि आज के टाइम में जो कैंसर जो फैल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो बनता जा रहा है वो स्ट्रेस, इसका बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। स्ट्रेस देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका हमारी जो बॉडी है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिव कर रहा है स्ट्रेस। तो जब मैंने इसके बारे में डीपली पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री कैसे काम करती है, बायोलॉजी हमारी बॉडी की कैसे काम करती है, जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने अपने आप को हील कर लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया। और मैं सब बहुत ईजिली, बहुत एकदम कंफर्टेबल, बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ गया हर एक प्रॉब्लम से। तो मुझे लगा कि नहीं, इस प्रॉब्लम को आजकल बहुत ही लोग इसको फेस कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ, मतलब मुझे इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप जो हमारी जो बॉडी है वो एक विक्टिम है, हमारे जो माइंड में चल रहा है उसकी, और माइंड में स्ट्रेस चल रहा है तो वो उसकी विक्टिम है। बॉडी में सिर्फ बीमारी दिखाई दे रही है, मेन रीजन उसका कहीं और पे है। तो वो वहाँ तक जो मेन रीजन है, वहाँ तक हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। एक बात बताओ सर कमल जी, ये स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस क्या है? मतलब स्ट्रेस मतलब कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या वो भी स्ट्रेस बन सकता है? क्या मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और उसके बारे में सोच रहा हूँ तो क्या वो भी स्ट्रेस बन सकता है? क्या किसी से लव अफेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसके बारे में बार बार सोचने से भी स्ट्रेस बन सकता है? तो स्ट्रेस क्या है मतलब ये? बिल्कुल 100%। जो आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो ना, और अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो तो वही स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस है तो अच्छा है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड। हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस गुड, मतलब मुझे ये काम करना था, ठीक है, आज मुझे 6 बजे तक की मेरी टाइम लाइन है, ठीक है, मैं नहीं कर पाया तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, मैं 6:30 तक इसको कर दूँ, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव स्ट्रेस हो रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस होता है बाहर की इवेंट्स से, हाँ। उससे, तो अगर मुझे नेगेटिव स्ट्रेस हो रहा है तो नेगेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी को पूरी तरह से, मतलब धीरे धीरे डैमेज रहता है, और ये हमारे जेनेटिक लेवल तक इफेक्ट होगा। ये नेगेटिव स्ट्रेस मतलब जैसे मान लो कोई बाहर का इवेंट है, बट हम कभी कभी ये होता है कि हम सोचते नहीं उसके बारे में। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब किसी से अपन को इम्पैक्ट पहुंचा किसी बंदे की वजह से, बट अपन ने सोचा बाहर में जा रहा है तो उसको कोई बात नहीं, ऐसा अपन सोचते हैं, बट स्टिल वो बंदा हमारे दिमाग में होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो अपन ने तो एक कॉन्शियसली डिसीजन ले लिया कि उस बंदे को जाने दो भैया, हमारे को कोई मतलब नहीं उससे, बट जब अनकॉन्शियसली हम उसके बारे में बार बार कंटिन्यूसली सोच रहे तो क्या वो भी स्ट्रेस है? वो भी स्ट्रेस पैदा करता है हमारे माइंड में, हार्मोन पैदा करता है। देखिए, हमारी जो बॉडी की जो केमिस्ट्री जो चलती है जब किसी को, तो इसमें आप कोई भी इवेंट ले लो, मान लिया आपको बॉस ने कुछ कहा, ठीक है, तो कि तुमने ये काम जो भी कहा, बॉस ने कहा एक तुम ये ऐसे नहीं किया करोगे तो तुमको फायर कर देंगे, तो या फिर आप आजकल मतलब रोड पे जा रहे हो आप, और जरा सा भी कुछ टचिंग होगी तो वहाँ पे आप, अब वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज हो गए, लेकिन वो सब चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है, ठीक है। तो माइंड में क्या होता है कि माइंड में जैसे वो चलती रहती है, तो वो हमें लगता है कॉन्शियसली हम उसको भूल गए, लेकिन माइंड में उसका रिएक्शन चलता रहता है, और धीरे धीरे वो अपना इफेक्ट डालता है। वो कैसे इफेक्ट डालता है, मैं इसके आपको इस केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे कोई भी मतलब एक नेगेटिव कोई इवेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद हमें कॉन्शियसली तो उसको बुला दे, लेकिन हमें उसके बाद वो हमारे सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस में जैसे वो गया तो तुरंत हमारी जो हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे तुरंत एकदम ट्रांसमीटर जैसे उनको होता है, ट्रांसमीटर टाइप से, तो अपना कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे उनके पास पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव कम्युनिकेट करेंगे, पॉजिटिव अपनी जो डोपामिन एक्सटोसिन वगैरह जो भी है वो सब वो निकालेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव मैसेज उनके पास आया तो वो नेगेटिव निकालना शुरू करेंगे, और यही से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं। तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकालेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव निकालना शुरू करेंगे, और यही से हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बेसिकली। अगर मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो क्या होगा कि जैसे ये अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर निकाले ब्रेन सेल्स ने, अब ये जाएंगे कहाँ पे, ये जाएंगे हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास, और बेसिकली हमारी जो बॉडी की जो ओनर है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम है कि बेसिकली इस बॉडी को सेव करना। अगर हम जो और माइंड ने उसको जो भी हम बाहर कोई इवेंट, मान लिया मेरे बॉस ने कहा कि तुम
फायर कर देंगे, या कोई हमारा रोड पे कोई झगड़ा हो, या कुछ भी कोई बात हुई, किसी भी बात को ले लीजिए, कोई भी इवेंट हो गया XYZ। इवेंट होगा जो नेगेटिव भी है, तो हमारा माइंड उसको किस तरीके से परसीव करेगा, मतलब बाहर अलग हुई थी लेकिन हमारा माइंड उसको परसीव किस तरीके खतरे के रूप में, एक डेंजर के रूप में। ठीक है, तो उसके पास वो डेंजर के रूप में गया, तो डेंजर के रूप में वो नेगेटिव हार्मोन निकाल देते, हाइपोथैलेमस के पास गया। हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि अपनी ये जो बॉडी है इसको सेफ करना, इसको सेफ रखना उसका बेसिकली पहला काम है कि इसको सेफ रखना है। तो अब वहां पर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसके एक सहायक है, जिसका मतलब एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एक उसकी सबॉर्डिनेट है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको क्राउन चक्र। तो ये दोनों मिलकर जब पूरी जो केमिस्ट्री बॉडी में शुरू करते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे ये कुछ ना कुछ बीमारी क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ इसको। जैसे हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया, हाइपोथैलेमस मैसेज कहाँ पे भेजेगी, उसके बाद ये हमारी भेजेगी एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, तो उसका जो पूरी जो बॉडी ग्लैंड्स काम करते हैं, तो वो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जो भी मैसेज ग्लैंड के पास जाएगा वो बॉडी की वो क्या है, मेन एग्जीक्यूटर है। वो जो भी उनके पास मैसेज जाएगा, पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव, वो उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। ग्लैंड हमारी मतलब बॉडी के एकदम लाइव पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखोगे तो इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब अभी तो हम इसके बारे में यहाँ पे तो मेडिकल साइंस में अभी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तो इसको बहुत पहले से जानते थे। और उन्होंने क्या, ये जो 7 चक्र, जो 8 चक्रों से जो अपने जो करते हैं ना, इसके बिल्कुल चक्र शांत रहे, वो उसके जो मेडिटेशन है वो करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी ग्लैंड है। ग्लैंड्स हमारी यहाँ से लगा के और हमारे सेक्सुअल पॉइंट तक होती है, ये टोटल ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्लैंड्स के पास जैसे मैसेज गया तो ग्लैंड्स क्या काम करेंगी, ग्लैंड्स उसके बाद हार्मोन निकालना शुरू करेंगे। तो उनके पास नेगेटिव मैसेज गया, ग्लैंड हार्मोन, नेगेटिव हार्मोन निकालेंगी। वो हार्मोन का वो मैसेंजर कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा हमारी बॉडी सेल्स के पास में। तो बॉडी सेल्स हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। हमारी जो बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, ठीक है, तो उसके जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे सूक्ष्म पार्ट है, वो बॉडी सेल्स है। तो बॉडी सेल्स के पास जैसे मैसेज गया नेगेटिव, ठीक है, तो उसके पास रिसेप्टर होते हैं। पॉजिटिव मैसेज आएगा तो पॉजिटिव रिसेप्ट करेंगे, नेगेटिव मैसेज आएगा तो नेगेटिव रिसेप्ट करेंगे। तो बॉडी सेल्स को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया हमारा घर है और घर में हम मान लिया डिनर के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, अब उसी टाइम पे कोई एक मैसेज आ गया, कोई बाहर से कोई कॉल आ गई कि ये कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हम डिनर तो नहीं करेंगे, मतलब एक अफरा तफरी हो जाएगी ना घर में कि चलो हॉस्पिटल चलो, या जो भी, मतलब जैसे ये करो वो करो। तो ऐसे ही ना जो हमारी बॉडी सेल्स है उसका काम क्या है, उसका काम है हमारे लिए प्रोटीन बनाना, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके पास मैसेज चला गया गलत। अब गलत मैसेज आते ही उसमें अफरा तफरी शुरू हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो उसके पास हार्मोन गया गलत, तो उसी को बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है या हार्मोनल आपके डिसबैलेंस हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो हार्मोन किसने निकाल लिया, हार्मोन तो ग्लैंड्स ने निकाल ले। तो इसमें हार्मोन की तो कमी, तो ग्लैंड्स को मैसेज, ग्लैंड तो सही काम करती है पहले, तो ग्लैंड्स को मैसेज कहाँ से आया, ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड से मैसेज आया। उसने कहा बॉडी की ओनर तो वही है, तो जो उसने मैसेज दिया अपने न्यूरोपेप्टाइड के थ्रू कि आप ये मतलब ऐसा करो, तो उसने ऐसा किया, ठीक है। तो उसके पास कहाँ से आया, उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आया। न्यूरोट्रांसमीटर में कहाँ से आया कि हमने डेंजर को परसीव किया कि कुछ ऐसा कुछ खतरा है। लेकिन अब वो क्या है कि उसको लेकिन वो बाहर तो हमें लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गया, हम भूल गए, लेकिन अनकॉन्शियसली तो उसका प्रोग्रामिंग चल रही है। अब उसके पास पहुंच गया, मतलब सेल्स के पास पहुंच गया मैसेज। सेल्स के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है हमारा डीएनए जो उसका प्रोग्राम माइंड है, और एक होता है हमारा जीन। तो हमारे डीएनए तक जैसे उसके बाद जैसे सेल्स में गड़बड़, तो सेल्स में क्या गड़बड़ होगी, हमारा डीएनए अगर मान के चल रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही उसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी तो सेल की जो आत्मा है, एक तरीके से हम उसको आत्मा कहेंगे, जीन। तो जीन तो क्या, जीन तो एक व्हाइट बोर्ड की तरह है, तो जीन तो नहीं बदलता, लेकिन जीन पर जो लिखा हुआ जो जैसे व्हाइट बोर्ड नहीं बदल सकता ना, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर तो लिखते हैं वो तो बदल सकते हैं हम कभी, उसको तो हम कभी भी बदल सकते हैं। तो ऐसी जो जीन नहीं बदलता, लेकिन जीन पर जो लिखा हुआ है तो वो जेनेटिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं मेडिकल इंग्लिश में। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो जब जेनेटिक एक्सप्रेशन, तो ऐसी मतलब एक इवेंट हुई जिसको हमें लगता है कि हम भूल भी गए और वो हमारे जीन तक पहुंचता है। तो एक तो हमारे जीन तक यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हुआ। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होने के कारण क्या, अब हमें लगता है कि यार मुझे
कैंसर हो गया, ये बीमारी होगी या वो बीमारी होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में आपकी जो न्यूरॉन्स है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी ब्रेन सेल्स है, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा तनाव को, बहुत ज़्यादा मतलब ये फिजूल की बातें, बेकार की बातें, ये ऐसा सब कुछ भरा हुआ है जिसका हमारे जेनेटिक एक्सप्रेस ठीक है, असर आ रहा है। कमल जी अब एक बात करते हैं आप यहाँ। आपने इतना बड़ा, इतनी सारी चीजें बताई आपने, सारी टर्म्स बता दी आपने। अभी एक चीज इसमें और भी बाकी है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और दूसरा काम क्या करेगी, ये हमारी इम्यूनिटी के पास ही मैसेज करेगी। तो इम्यूनिटी के पास अगर मान ले रियल में कुछ खतरा होता है, तो रियल में तो कुछ खतरा था नहीं, तो वहां पे इम्यूनिटी क्या करेगी, या तो 3 काम करेगी, या तो कंफ्यूज हो जाएगी, या तो सरेंडर कर देगी, या तो ओवररिएक्ट करेगी। अगर सरेंडर कर दिया और लंबे टाइम तक सरेंडर कर किया हुआ है इम्यूनिटी ने, तो वो कैंसर बन जाता है। थोड़े टाइम के लिए वो अगर है तो ये वायरल अटैक वगैरह होते हैं, लंबे टाइम तक है तो कैंसर बन जाता है। कन्फ्यूज हो गई तो वे ऑटो इम्यून बन जाती है, और ओवररिएक्ट हो गई तो एलर्जी बन जाती है। दूसरा पे ये हमारे लीवर को मैसेज करेगी। लीवर को मैसेज किस लिए करेगी कि मुझे बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गई, कि मुझे लड़ने के लिए, भागने के लिए शुगर चाहिए। शुगर हमारे, शुगर को बॉडी हमारी पावर बढ़ाता है ना, शुगर चाहिए, पर लीवर, शुगर का स्टोर हमारे लीवर में रखती है। तो ये क्या काम करेगी, लीवर को मैसेज किया, लीवर वहां से वो ग्लूकोज उसमें भेज देगा, शुगर उसमें ब्लड में। लेकिन हमारे पास बाहर में तो कोई सिचुएशन थी नहीं कि जिसमें हम लड़ सकें या भाग सकें, ठीक है। तो वो हमने सिर्फ एक परसीव किया था, तो वो क्या है, ग्लूकोज ब्लड में जाती जा रही है, तो वहां पे एक दूसरी बीमारी क्रिएट हो जाएगी। ये हार्ट को भी मैसेज करेगी, हार्ट हार्ट भी पंपिंग बढ़ा देगा, वहां से बीपी की बीमारी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम अंदर थॉट के थ्रू, और अब देखो सारा इसका सिस्टम कहाँ से आ रहा है, हमारे थॉट से चल रहे हैं। और ये सब मतलब लिखा हुआ है, अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो भी इसके सब लिखा हुआ है एपिजेनेटिक्स में, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक है, उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से पूरा। एक बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात करते हैं और साधारण बात करेंगे जो आम जनता की भाषा में है। ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान है जिसके पास ना तो पॉजिटिव थॉट्स है ना नेगेटिव थॉट्स है? सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई घटना तो घटित होगी। किसी की मरने की खबर आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी के माँ बाप से नहीं बन रही, किसी के बच्चों से नहीं बन रही है, करेक्ट? करेक्ट। तो एक बात बताओ कमल सर, जब ये घटना घटित होना तय है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना तय है, तो सबको बीमारी क्यों नहीं होती है और सब ठीक क्यों नहीं होते हैं? अच्छा देखिए, आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मतलब एक तो क्या घटना आप हुई और उसको मतलब वो उसको आपने छोड़ दिया, ठीक, पर सबकॉन्शियस माइंड में तो है सब, जैसा अपन ने बात किया था। सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको कितने ऊपर रखे वो इस पर भी डिपेंड है। कैसे पता चलेगा? सबकॉन्शियस माइंड तो अपने हाथ में है नहीं। अगर वो बार बार आपको ट्रिगर, वो बार बार आपको याद आ रही है वो घटना, अगर वो घटना आपको बार बार याद आ रही है, और ऐसी तो हर घटना होती है जो आपको बार बार याद आती है। नहीं नहीं, सब भी होते हैं। आप सड़क पर जा रहे हो, रोड रेज हो गया आपका, आपको जिंदगी भर तक याद आएगा। आप जब पब्लिक में बैठे होगे, अपने दोस्तों के साथ बैठे होगे, तब आप बात करोगे। तो जब भी वो मुझे याद आएगा तो मेरे अंदर वो जो उस समय पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ था, वही केमिकल रिएक्शन मेरे अंदर तभी होगा जब भी वो मुझे याद आएगी। वो बातें जो नेगेटिव आती हैं, तो जब भी मुझे वो याद आएंगे तो मेरे अंदर वही उसी तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, और सभी तो बीमार होते जा रहे हैं। पर आप ही बताओ तो, एक हर आदमी पॉजिटिव कैसे जी सकता है? मतलब ये तो बात, अगर सिर्फ पॉजिटिव जिएंगे तो जानवर की जिंदगी होगी ना। तो जानवर तो पॉजिटिव जिंदगी जीता है, वो तो सोचता है कि सिर्फ खाना खाना है और बस बचना है, खाना खाना है, बचना है। नहीं, सभी तो पॉजिटिव नहीं जी सकते ना, तो हर समय तो आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, दोनों चीजें आप कभी कभी आएगी। कभी कोई घटना घटित हो गई वो आएगा, कभी बहुत खुशी होगी, कभी गम होगा। इमोशंस ही तो है ना सारी चीजें देखा जाए तो अब मेरे को बताओ कि मतलब वो जो स्ट्रेस, वो जो कारण है, वो कैसे बन पाएगा? मतलब कैंसर का तत्व, बीपी हाई, थायराइड, जो भी बीमारी आपको हो रही है, अर्थराइटिस बीमारी आ रही हो रही है, वो कैसे पनप जा रही है? वो जब लगातार उसी सिचुएशन में रहते हैं, लगातार उसी सिचुएशन में रहते हैं, तो ये तो डिप्रेशन हो गया ना, कि आप अगर लगातार एक ही सिचुएशन में हो तो वो डिप्रेशन हो गया। मतलब देखो वहां से जब हमारे थॉट चले, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो अलग अलग, अब वो किसी को डिप्रेशन के रूप में मतलब लगातार उसी पर थॉट पर सोचता जा रहा है, एक ही थॉट पर सोचता जा रहा है लगातार, तो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो किसी को मतलब सबको ऐसे एक प्रॉब्लम थोड़ी ना, ठीक है, उसको तो बाहर के, उसको तो आप नहीं बदल सकते। तो आप अपने अंदर की सिस्टम को जब आप चेंज करोगे ना, तो आके आप नेगेटिविटी ज्यादा ना लो। जैसे मान लो किसी के परिवार में डेथ हो गई, तो क्या करें? मतलब उस टाइम में उस घटना को न्यूट्रल ले ले। नहीं, वो तो देखो, तो डेथ हुई है या जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, तो
उस टाइम पे तो आप बिल्कुल उस सिचुएशन में रहोगे, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक उसी सिचुएशन में रहोगे, ठीक है, आप समझ रहे हो? लंबे टाइम तक अगर आप उसी सिचुएशन 6 महीने तक आप उसी उसी टेंशन में हो गए, नहीं वो डेथ होगी और ये हो गया, आप 6 महीने से भी ज्यादा उसी सिचुएशन में हो, तो फिर वो बीमारी आपके आप मतलब आपको 100% बीमारी कुछ ना कुछ लगेगी। तो कुल मिला के मेरे को ये समझ में आ रहा है आपकी बातों से, मतलब अति सब चीज की खराब है कि अति मतलब ज्यादा सोच लिया तो भी खराब है, ज्यादा खाना खा लिया तो भी खराब है, ज्यादा कर लिया तो भी खराब है। बहुत ज्यादा नहीं करना उसके बारे में, उस मतलब जिसको ओवर थिंकिंग का नाम दिया गया। थिंकिंग भी इसको बोल सकते, ओवर थिंकिंग भी यही होती है, ओवर थिंकिंग भी इसी से शुरू होती है। तो ओवर थिंकिंग हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब इसी के पैटर्न है। तो आपके केस में यही हुआ था कि आपको आप कोई अदर काम नहीं करते हो, आपको जो कैंसर हुआ आपको लगा कि आप और तो कुछ किया नहीं मैंने, हाँ तो मेरे को कैंसर हुआ जो इस कारण हुआ है। हाँ बिल्कुल। जब जब देखो मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत सब, और भी कई सारी बुक्स पढ़ी, तो तब मुझे पता चला कि ये स्ट्रेस एक बड़ा रीजन इसका बनता जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से ये हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ रहा है कि स्ट्रेस की वजह से ये हो रहा है। आजकल ये क्यों इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, वो इसलिए करता जा रहा है, और जो भी बीमारी जो इस वजह से मतलब इतनी ज्यादा क्यों फैलती जा रही है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस इसका एक बहुत बड़ा। स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से सिर्फ हम ये नहीं है कि मतलब स्ट्रेस कोई छोटी मोटी चीज है कि मुझे जो स्ट्रेस मतलब मैं लगातार उसी चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, तो वो मेरे बॉडी में तो केमिकल रिएक्शन करेगा ना, बिल्कुल 100%। तो वो बिल्कुल उसका प्रोसेस इसी तरीके से चलेगा, इसी तरीके से चलेगा तो बीमारी क्रिएट होंगी। देखो दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, द फाउंडर्स ड्रीम है, ठीक है, ये हर फाउंडर आते हैं कुछ नई विचारधारा के साथ में आते हैं। अब आज मैं कमल जी से बात कर रहा हूँ, तो वही बता रहे हैं कि स्ट्रेस के बारे में मेरे को भी कंफ्यूजन था कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है। तो आज ये कंफ्यूजन जाके दूर हुआ कि किसी भी एक चीज के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो नेगेटिव वे में कि यार ये खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और बहुत लंबे टाइम तक अगर आप सोच रहे हो तो वहां पे आपको बीमारियां मिल सकती है। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो किसी भी चीज को लेके आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी लाइफ में, और एक लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई थॉट प्रोसेस अगर आपको आ रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कॉपी पेन लो, लिख लो कि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो भगवान पे छोड़ दो। पर ओवर थिंकिंग जैसे ही करोगे आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। कमल जी बताइए, तो एक बात बताओ कि जो आजकल जो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में चल रहा है, ठीक है, मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में चल रहा है, किसी न किसी वे में चल रहा है, किसी न किसी में चलता है। तो कोई इफेक्टिव तरीका बताओ ताकि स्ट्रेस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे। कंप्लीटली तो स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कोई मतलब एक एक कोई ऐसे इफेक्टिव तरीका एक पे लग सकता है, दूसरे पे नहीं लगेगा। जरूरी नहीं कि वो सब जगह लगे, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ना कुछ के मतलब अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या करो, आप अपने बिल्कुल एकदम शांत होकर बैठ जाओ। ठीक है, सुबह शाम जब भी आपको समय लगे 10-15-20 मिनट के लिए बिल्कुल आप शांत होकर बैठ, शांत होकर बिल्कुल अपनी सांसों को ऑब्जर्व करके कि मेरी सांस कहाँ से जा रही है, कहाँ से है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे अपने माइंड में जो हमारे जो चल रहा है, जो अर्थक्वेक चलता है विचारों का, तो वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप आप लोगों को माफ करना शुरू, अपने आप को भी माफ करो और लोगों को भी माफ करना शुरू। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा फिर अपने अंदर सेल्फ लव लेके आओ। सेल्फ लव मतलब अपने आप से प्यार करना शुरू करो, सेल्फ लव अपने अंदर लेके आओ। ठीक है, बहुत चीज आपके पास है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते रहो। ग्रेटिट्यूड मतलब कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया तो उसके प्रति आभार व्यक्त करते नहीं। तो ऐसे कुछ प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम धीरे धीरे स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ सर कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी ऐसे कौन से सिग्नल्स देती है जिससे पता लगा सके कि हम स्ट्रेस में हैं? क्योंकि कितनी बार ऐसा स्ट्रेस होता है कि पता नहीं चलता कि वो स्ट्रेस है। जैसे आपको भी हुआ था, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि वो स्ट्रेस है, पर आप सोचते जा रहे थे। एक्चुअली जब हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो मुझे लगातार वो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे पता लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ। लेकिन स्ट्रेस की में क्या होता है कि जब तक हमें पता लगता है ना कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तब तक एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन है, जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है हमारी बॉडी का, वो तो अपना काम कर चुका होता है, खत्म कर चुका होता है पहले। तो वो जो उसको करना है जो वो कर चुका होता है। जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है तब हमें पता लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ। कोई सिग्नल नहीं पता चलते हैं शुरू में कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में। पर मैं राम वर्मा जी से बात कर रहा था जी, तो वो तो बता रहे थे कि आजकल तो ऐसा हो गया है, मतलब आपकी बॉडी में 4th स्टेज का कैंसर हो रहा है तब आपको पता चल रहा है, पहले में क्यों पता नहीं लगा पाए आप?
आप आपकी बॉडी के बारे में अवेयर नहीं है, उसका मतलब? हाँ बिल्कुल, बॉडी के बारे में अवेयर नहीं है। तो कैसे अवेयरनेस कैसे लाई जाए? मतलब आपने क्या सीखा है, कैसे पता लगाया जाए? अभिषेक व्यास कैसे पता लगाए? अभिषेक व्यास के साथ जितने लाखों लोग हैं वो सोच रहे होंगे, स्ट्रेस में होंगे, कैसे पता लगे कि उनकी बॉडी ये स्ट्रेस लेवल वो कर रही है, स्ट्रेस आ रही है? तो पिंपल आता है तब भी पता चलता है ना कि थोड़ी सी पुंची हो गई लाल कलर की, हाँ जी। वो भी पता चलता है। तो ये बैकएंड में जो चीज चल रही है उसका क्या सिग्नल है? उसका देखो, उसके लिए हमें 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक तो मतलब अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। टाइम में क्या करें? टाइम में मतलब हमें एक तो अपनी बॉडी की बातें इसमें अपने से बैठ के अपनी बॉडी से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम उसको टाइम देंगे ना, उस पर मेडिटेशन करेंगे, कुछ योगा करेंगे, तो हम धीरे धीरे उसमें कुछ अगर चेंजमेंट हो रहे हैं तो हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, आजकल हम बॉडी को टाइम दिखा देते हैं, मतलब हम खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, इधर टीवी भी चल रहा है, तो मतलब माइंड को तो पता ही नहीं है ना ये खाने के पे चल रही है बॉडी, या टीवी पे चल रही है, मोबाइल पे चल रही है। तो चलो अभी जैसे बताओ, अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं, मेरी बॉडी भी यही है, माइंड भी यही है, सब कुछ यही है, तो मेरा इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है, तो ये सही है? ये तो सही है बिल्कुल। तो पॉडकास्ट करना चाहिए बदल ज़्यादा। तो मैं आज से और पॉडकास्ट करूंगा और पॉडकास्ट की भरमार लगा दूंगा। सर एक बात बताओ कि ना, एक ऐसा ट्रिक बताओ, एक ट्रिक जो एग्जाम में स्ट्रेस खत्म कर दे। अब होता क्या है, सबसे बड़ा स्ट्रेस एग्जाम में होता है, बच्चों को हर साल होता है, अरे यार मेरा सेकंड क्लास का एग्जाम, थर्ड क्लास का, 10th क्लास का, 8th बोर्ड, 12th बोर्ड, फिर इंजीनियरिंग का एग्जाम। तो मेरे को लगता है कि 15-20 साल तो वो ऐसी स्ट्रेस में निकाल देता है कि एग्जाम देना है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, यूपीएससी क्लियर करेंगे, इसका एग्जाम। अब देखिए, इसकी इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं आपको एक नया वर्ड देता हूँ। इसकी वजह से हमारे लाइफ में डेली डेली मतलब डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बचपन से मतलब स्ट्रेस हुई था तो शुरू हो गया ना, 7, 8, 9 सभी एग्जाम का स्ट्रेस है, वो सब है। उसके बाद फिर ये जो उसके बाद क्या हुआ, 30 साल की एज तक आते आते वो कोई ना कोई आजकल लगभग देख लो आप, 30 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ बीमारी उसको लगी रही है। ठीक है, किसी को कुछ लग रही है, किसी को कुछ ना कुछ लगी रही है बीमारी। तो उसके बाद मान ली एक आदमी 80 साल तक जी रहा है, तो 80 साल तक ये होने के 50 साल हो कि कोई ना कोई बीमारी को कैरी कर रहा है। तो डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या कारण है इसी का? तो इसी वजह तो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आज जैसे आपने बताया एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए एग्जाम के लिए सबसे अच्छे है कि सबसे बेस्ट टेक्निक है बच्चों के लिए कि पहले एकदम बिल्कुल शांत बैठे, बिल्कुल एकदम सिंपल शांत सोवर, बिल्कुल सबसे पहले अपनी बॉडी को हिलने नहीं देना है। तो जैसे बॉडी हिलती नहीं है ना, तो हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, तो वो अगर बॉडी हमारी कोई रिएक्शन नहीं दे रही, तो वो विचार धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अपने आप को वो जो एग्जाम उसको देना है, ठीक है, तो उसको देखते हुए कम से कम 8 से 10 बार देख लो। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल जैसे मैं बैठ के कि मैं घर से जा रहा हूँ, एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, एग्जाम सेंटर तक पहुंच गया, मैंने फाइल कॉपी ले दी, वहाँ पे लिख लिया, लिख के फिर मैंने इसको ये टीचर को वापसी दे दी, और वापसी देने के बाद फिर मैं घर आ गया। ठीक है, मेरा रिजल्ट भी आ गया, इतने नंबर आए। तो इसको जब 10-12 बार कर लेंगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि माइंड के जो एक प्रेशर था किसके प्रति, एग्जाम के प्रति, कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो माइंड उस प्रेशर को 10 से 12 बार झेल चुका है, तो उसके लिए फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, पहले ही झेल चुका है। हाँ, वो माइंड मतलब उसको माइंड में, तो माइंड का हमारा होता है रियल में और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं समझता। तो माइंड को मैंने 10-12 बार वो सब दिखा दिया कि मैं गया किया और मैंने एग्जाम किया और वहाँ पे मेरे नंबर ही बहुत अच्छे हैं, तो वो स्ट्रेस उसका खत्म हो जाएगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल किया है कम से कम 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा बच्चों पे, और बिल्कुल एक नॉर्मल हो गए बच्चे, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर, बहुत नॉर्मल। भाई माइंड को एक मैसेज चला गया ना कि भाई ये तो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ ये मैंने 50 बार कर लिया है, 10 बार कर लिया, 20 बार करता है, तो वो उसको स्ट्रेस को धीरे धीरे बिल्कुल एकदम खत्म कर देगा, मतलब वो कोई उसका स्ट्रेस नहीं लेगा। मतलब पहले ही माइंड को प्रिपेयर कर दो, मेरे एक साथ ही होने वाला है, मैं करने वाला हूँ, ये चीज होने वाली है, 2-3 बार, 5 बार, 10 बार। आप किसी भी काम में करके देख लीजिए। मान ले बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे मतलब स्टेज का फियर है, स्टेज का फियर होता है, तो स्टेज का फियर पहले मुझे बहुत था। तो ये टेक्निक मैंने यूज की कि मैं बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ स्टेज पे, मैं गया, वो सब पूरा प्रोग्राम, लेकिन बहुत डीपली जाना पड़ता है। डीपली मतलब इतना डीपली कि आप समय और स्पेस से आगे चले, समय और स्पेस से आगे जाने का मतलब आप पूरा उसमें खो जाएं, आपको महसूस ना हो कि मैं यहाँ पे हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ, इतना डीपली आपको जाना पड़ता है उसमें। तो जब आप इसमें इतना डीपली चले गए ना, तो आप 8-10 बार चले गए, तो आपके माइंड ने वो सब कर लिया, उसके बाद फिर उसका कोई स्ट्रेस है, उसको कोई एंजाइटी उस चीज की नहीं रहती। वाह, मतलब डीपली जाना पड़ेगा। हाँ,
मतलब डीपली आपको इतना जाना पड़ेगा कि आप ये समझो कि आप समय और स्पेस, मतलब उस जहाँ पे उस समय में और उस जगह में उससे आगे चले गए उस समय और स्पेस में जहाँ जो आप करना चाह रहे हो, आपको ये पता ही ना रहे कि मैं यहाँ पे हूँ और कि मैं वहाँ पे हूँ। और ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा काम करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो क्या? क्या कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है इसका लॉ ऑफ? मान लो मैं आज बोलना चाहूँ कि मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, नहीं तो आप तो हंस लिए, आपने पहले ही मना कर दिया मेरे को। है। नहीं नहीं, मैंने मना नहीं किया। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मतलब लोग भी किसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेते हैं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि बस मैं मतलब बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ तो वो हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं, इतना सिंपल नहीं है कि आप बैठें और सोचें और वो हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है सैकड़ों हजारों साल बाद हमारे माइंड में इतनी पावर आ जाए कि हम जो सोचें वो हो जाए, लेकिन आज के तो अभी क्या है कि इसका प्रोसेस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करता है। मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में जब से मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा काम करता है। मैं उसको पूरा फॉलो करता हूँ, जो भी इसका प्रोसेस है। इसके प्रोसेस को आप समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे आप आपके पास कोई बीज है, मान लिया आम का बीज है या गेहूं का बीज, जो भी एक बीज है आपके पास में, ठीक है, आपने उसको एक जमीन में बो दिया, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस चलेगा ना, उस पर प्रोसेस चलेगा, उसके बाद उससे फल आएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि मतलब उसके लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा वो जमीन कैसी है। वो जमीन अगर खराब है तो मुझे वहाँ पे जमीन को साफ करना पड़ेगा, उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, ऐसे कि ताकि वो फर्टाइल हो जाए, अच्छी जमीन हो जाए। तभी तो उसमें उसके फिर जो भी वो सीड है, जो बीज है, उसके हिसाब से मुझे वहाँ पे पूरी जो भी उसको इन्वायरमेंट की वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। जब मैं उसको इन्वायरमेंट दूंगा तो धीरे 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 उससे एक प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो सबसे पहले हमें मतलब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा कि हमारे माइंड में जो पास्ट का जो क्लटर भरा हुआ है वो निकालना पड़ेगा। जब पास्ट का क्लटर निकालेंगे ना, तभी तो हम अपने माइंड को फर्टाइल करेंगे आज के में। हाँ, और तभी तो हम फ्यूचर में जाएंगे। अदरवाइज तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, और आज मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं आज में हूँ, मान लिया मैं वही प्रॉब्लम मैं मेरे माइंड में घूम रही है, तो मैं कल क्या लेकर जाऊंगा, वही प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने माइंड को फर्टाइल इस तरीके से करना है कि मुझे अपने पास्ट को रिपेयर करना है। और पास्ट को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमारे एनएलपी काम करता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ गॉड गिफ्टेड लोगों के लिए काम करता है या फिर इसको कोई भी अपना सकता है? जैसे मैंने बोला कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को बताओ आप कि मैं क्या करूँ ताकि उससे सब लोग रिलेट कर लेंगे। कोई भी अपना सकता है, इसको कोई बात नहीं। लेकिन आप हंस रहे हो, आप बोलोगे नहीं बना पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, मान लीजिए आप चाह रहे हो कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूँ, हाँ, ठीक है, तो अभी क्या है कि आप चाह रहे हो, ठीक है, वो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक एक सेकंड की एक इच्छा है, एक मतलब को कुछ भी इस तरीके से बोल दें, ठीक है, तो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम नहीं करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या है कि सबसे पहले कि आपको ये अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो क्यों बनानी है, ठीक है, क्यों क्लियर है। कि मुझे क्यों बनानी है, ठीक है, उसके लिए फिर दूसरा आपने जैसे ये बनाया, मतलब ये कि मुझे ये इसलिए करना है, ठीक है, उसके लिए फिर उसके बाद इसका जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, ठीक, तो उसको आज जब आप फॉलो करोगे, तो जब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब आप उस चीज़ को फॉलो, मान लिया आपने अपना जो पहले पे जो कलेक्टर था अपने माइंड से वो निकाल दिया, ठीक है, वो सब उसके बाद में आप बिल्कुल रेडी हो गए। रेडी होने के बाद में आप अपने आप को उस टाइम मतलब अपना विजुलाइज करना शुरू किया, ठीक है, विजुलाइजेशन के कुछ रूल होते हैं, वो कब मतलब उसमें टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल उसमें चल रहे हैं कि आपने विजुलाइज करना शुरू किया। विजुलाइज करते हुए आप बिल्कुल उस डीप लेवल में पहुंच गई कि आप टाइम और स्पेस से आगे चले गए। टाइम और स्पेस से आगे जाने का मतलब है कि मतलब वो आप बिल्कुल होता हुआ देख रहे हो, संभावना को आप देख रहे हो कि वो संभावना हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये सांख्य दर्शन में भी हमारे आप पढ़ोगे तो हमारा जो दर्शन सिद्धांत है हमारे धर्म की, सांख्य दर्शन में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो, और आज के क्वांटम फिजिक्स के आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन में कुछ रूल है, अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो वो चीज़ ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगी, वो चीज़ आप रियलिटी में घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि संभावना पे है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, संभावना पे है, लेकिन संभावना को फिर आप किस तरीके से लेके जा रहे हो। जब आप जब हम टाइम और स्पेस को वहाँ पे हम यहाँ से आगे चले गए, टाइम और स्पेस में देख रहे हैं कि हम बिल्कुल
कि वो सब संभावना मैंने देख ली कि ये सब घटित हो रहा है मेरे पास में, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा आर एस्पेक्ट यानी कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, जो हमारी ब्रेन सेल्स होते हैं, हमारा बॉडी का पार्ट है, वो एक एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है किसी भी गोल के प्रति। मतलब आपने मक्की मुझे ये एक पॉलिटिकल पार्टी मान लिया बनानी है, ठीक है, और आपने अपने आप को बिल्कुल डीप विजुअलाइजेशन में उस तरीके से लेके बार बार आपने पूरी संभावना उसमें देखी, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे ब्रेन का बहुत पावरफुल पार्ट है। तो जब हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं किसी गोल के प्रति, तो उससे बाद में फिर क्या करता है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, कि हमें वही चीज दिखाएगा, हमारे आसपास में वही सराउंडिंग में वही चीज दिखाएगा जो मेरे गोल के लिए मुझे अचीव कर सकते हैं। मतलब कि मुझे जो गोल, अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, तो वो मुझे ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पे मैं इस तरीके के अपना गोल जो मेरा है उसको अचीव कर सकूं, वो मुझे रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया हमारे, बिल्कुल। और इसको आप कभी गूगल करके पढ़ सकते हैं कि हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम कितना पावरफुल है, वो किस तरीके से हमें मतलब गाइड करता है, जो हमारे जो यूनिवर्स से सिग्नल हमें लेके गाइड मतलब कि वो हमें उस गोल तक, उस चीज तक लेके जाएगा कि जो हमारे गोल के लिए बेनिफिशियल है। अब उस पर काम करना वो फिर आपका काम है। अगर मान लिया मैंने आपका ऐड देखा, ठीक है, तो वो भी तो एक लो अट्रैक्शन ही हो गया ना, कि मुझे करना था तो मैंने आपका ऐड देखा, ठीक है, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, पता चला कि आप बेंगलोर में हो, दिल्ली में आते नहीं हो, मैंने अभी करना तो अभी है, तो अभी करना है, तो मैंने फिर दोबारा कांटेक्ट किया तो पता चला कि आप दिल्ली में आ रहे हो। अगर मान लिया मैं कांटेक्ट भी करूंगा, हाँ, अब मैंने अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कुछ मैसेज दिया कि मुझे ये चीज करनी है, लेकिन उसके बाद तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना। मैं मतलब आपने डेस्परेटली चाहा कि करना ही करना है, हाँ बिल्कुल, पॉडकास्ट आपको मेरे साथ करना है साहब। पॉडकास्ट जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये लगभग मैं कई बार आपसे पहले अपने माइंड में कर चुका हूँ। जो लोग भी ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। कमल सर अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि अभिषेक व्यास के साथ पॉडकास्ट करना है स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और मैं दिल्ली कम आता हूँ मैं, बट ऐसा सिस्टम बैठा है इनके साथ में कि दिल्ली आना हुआ मेरा और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। और ये तो पूरा का पूरा सिस्टम लगभग मतलब 2 महीने में 2 महीने की नहीं हुई, मतलब जब मैंने देखा करना है सो गुड, तो सिस्टम को खोलो किया। हाँ हाँ। तो जो लो अट्रैक्शन का सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तो उन्हें तो बोलते हैं ना, मतलब कि सोच, मतलब मैं, मेरे पास बाइक है, मैं सोचता रहूँ कि मेरे पास कार आ जाए, तो कार भी नहीं, वो बाइक भी बिक जाएगी। सर ने काम भी किया, मतलब सर ने टीम को रीच आउट किया, एक्शन लिया, बात करी, पता पड़ा। और बात नहीं करते तो शायद हम ये दिल्ली में पॉडकास्ट करके निकल चुके होते हैं, बट आप सर ने बात किया, पता चला कि हम दिल्ली में हैं, तो सर हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाह सर, ग्रेट। मतलब ये तो एकदम प्रूव हो गया। मेरा भी एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है बैंगलोर के अंदर, तो मैंने 1 साल पहले टीम को बोला था कि यार मैंने चैनल स्टार्ट किया, ये मैडम के साथ तो पॉडकास्ट करना ही है, लिस्ट में डाल लो कैसे भी करके। मैंने थोड़े दिन मैनिफेस्ट किया, मैंने कहा डाल दी, मैंने कहा ये डन है, ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी परसों पॉडकास्ट करके आया, उनको बताया भी मैंने। हमारे जो लो अट्रैक्शन में सबसे जो मतलब एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्या है कि सर्टेनिटी नहीं, मतलब कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारा फादर है, मतलब तरीके से हमारा यूनिवर्स हमारा फादर है, हम उसको फादर है वो। तो यूनिवर्स हमारा फादर, हमने अपने मतलब जैसे आप घर में गई, ठीक है, आपका बेटा है मान लिया घर में, ठीक है, अब उसने आपसे कुछ कहा कि पापा आप शाम को आओगे तो मेरे लिए ये चीज लेके आना, ठीक है, तो बच्चा सर्टेन हो गया ना, मैंने पापा को फोन दिया, आ जाएगा। अब उनका काम है वो लेके आएंगे, वो बेंगलुरु में मिले, राजस्थान में मिले, जहाँ से मिले वो लेके आए, ठीक है। तो वो सर्टेन है, उसको कोई वो तो नहीं है ना बिल्कुल कि मुझे होगा कि नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे। लेकिन हमें क्या है कि हमने मतलब यूनिवर्स को मैसेज दिया कि हमें मुझे ये करना है, और उसके बाद फिर दूसरा हो भी जाएगा, क्या क्वेश्चन कर लेते हैं कोर्स। तो डाउट जो है ना, डाउट बस, जहाँ मतलब डाउट करते हैं सभी करते हैं, वो डाउट ही है हमारे लो अट्रैक्शन को मारते हैं। सबसे बड़ा जो लो अट्रैक्शन का जो दुश्मन है, मतलब जो तरीके से जो नेगेटिव पॉइंट है वो डाउट। अच्छा, ये स्ट्रेस के बारे में तो अपन ने बात करी थी कि डिप्रेशन पहले तो नहीं दिखा जाता था। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आता हूँ, और सारे मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं किस शहर से आके किस शहर में आके क्या नौकरी कर रहा हूँ और मेरी लाइफ कैसे टर्न हुई है।
ये डिप्रेशन नाम का वर्ड मैंने सुना ही नहीं था सर, मतलब स्कूल में नहीं सुना, कॉलेज तक भी नहीं सुना कि डिप्रेशन क्या होता है। हम तो फुल मस्त जीते थे, जो मर्जी आएगी जो करेंगे, जैसा खेलना होगा वैसे खेलेंगे, जैसी बात करनी होगी वैसी बात करेंगे। पर अभी कुछ सालों से, 5-7 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में कुछ बच्चे बोलते हैं उनको डिप्रेशन हो रहा है सर। मैंने कहा जवान है, 23 साल का लड़का है, तो वो क्या किस चीज का टेंशन है? सर बहुत डर लगता है, डिप्रेशन में आ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार देगा, ये हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो डिप्रेशन बिल्कुल तो आया ही कहाँ से? ये पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे टाइम पे, तो आपके टाइम पे भी नहीं करता होगा। बिल्कुल नहीं था, ये अभी आया 5-7 साल से। नई बीमारी इजाद हुई है ये, और बहुत ज्यादा क्या है मतलब, क्या क्या है इसका मतलब, टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी? डिप्रेशन देखिए, जब हम मतलब लगातार हुई हम स्ट्रेस में और नेगेटिव विचार हमारे लगातार आते जा रहे हैं, तो वो क्या कि अभी एनर्जी है, जैसे हम नेगेटिव विचार अगर हमारे माइंड में आते हैं तो नेगेटिव एक विचार आया तो फिर वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और वो नेगेटिव विचार ही लगातार हमारे माइंड में चलते रहेंगे। वो नेगेटिव विचार जब लगातार चलते रहते हैं ना, तो वही फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू करेंगे बॉडी के किसी पार्ट को, तो उन्हें मेंटली इफेक्ट करना शुरू कर दे तो डिप्रेशन बन गया। बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर तो एंग्जाइटी बन गई। तो मतलब कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे डिप्रेशन को पता लगा ले कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और उससे बाहर निकलने का कोई तरीका हो? तरीका बाहर निकलने के लिए तो देखो क्या है कि आपको प्रॉपर सी गाइडेंस में चलना पड़ता है। इसके डिप्रेशन में अगर आप हो तो उसको आप प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होती है, तब आप इससे बाहर निकल जाओगे। और पता लगाने का तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे मतलब बार बार नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेरा इसमें खाने को मन मतलब या तो भूख पड़ जाएगी या तो भूख कम हो जाएगी आपकी, तो ये क्योंकि इसमें हमारे गट एरिया का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारी खुशी की जो हैप्पी हार्मोन है ना, तो हमारे गट एरिया से रिलीज होता है 95%। तो खा क्या रहे हैं आप, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पिछले 5-7 साल से अगर हम देखते हैं तो 10 साल से तो हम खा क्या रहे हैं। मैं बोलता हूँ व्यूअर्स को, सर घर की आधी रोटी खा लेना, बाहर का खाना मत खाना। उसके बाद में फिर क्या होगा, ये नेगेटिव विचार हम वो उसके बाद में फिर हमें धीरे धीरे मतलब डर लगने लगता है, बाहर जाने से भी डर लगने लगता है। तो अगर मैं मान लिया मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, तो इसका मतलब कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है धीरे। अगर अगर वो मतलब सोशली कट रहा है लोरी पे, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। अकेले रह रहा है तो डिप्रेशन में चला जाएगा। रह रहे तो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तभी ये देखा गया है कि जो बच्चे 10-15 बच्चे एक साथ बड़े पड़े हुए होते हैं, उनका डिप्रेशन कम होता है। जो एकल परिवार में बच्चे पड़े हो रहे हैं ज्यादा वो उनको डिप्रेशन ज्यादा है। कोटा में जितने बच्चे एकल उसमें रह रहे हैं, तो कितने ज्यादा डिप्रेशन में मिल रहे हैं सभी जो अकेले अकेले रह रहे हैं। ये कभी जो ग्रुप में रह रहे हैं उनका थोड़ा फिर भी कम है, फिर वो एक दूसरे शेयर करते हैं कोई भी बात, और जो जिसको डिप्रेशन हो वो शेयर नहीं करे। एक बात बताओ, एक गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं उनको तो डिप्रेशन नहीं होता होगा कभी? इस चीज से डिप्रेशन हो गया, उनका तो माइंडसेट ही बहुत खतरनाक होता है। वो माइंडसेट उनका उस लेवल पे है ना कि वो डिप्रेशन किस लिए है। कुछ उसमें भी चले जाते हैं जो मान ले वो गिल्ट हो जाते हैं हमसा कि यार मुझे मतलब ये काम कोई पर्टिकुलर कौन सा कोई काम हो गया, तो उनको गिल्ट हो जाता है। तो वो गिल्ट भी फिर धीरे धीरे, अगर गिल्ट आपका बढ़ता जा रहा है कि मुझे यार ये काम करना था, मैंने मतलब ये काम हो गया तो करना था, ये तो नहीं करना था, गिल्ट 2 टाइप का है। तो अगर वो हो गया मान, तो वो फिर वो गिल्ट उनका बढ़ता जाएगा, यार ये गिल्ट, तो वो फिर। तो एक बात और करते छोटी सी यहाँ पे कमल सर, कि ना पाप और पुण्य के चक्कर से अगर कोई मुक्त हो गया कि ये पाप और ये पुण्य है, तो उसका तो माइंडसेट वैसे स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ 100%। तब तो उसको बीमारी कोई होगी नहीं। मतलब फिर प्रारब्ध की बात आ गई तो फिर प्रारब्ध में लिखा होगा तो हो जाएगी। हाँ बट वो तो बोला ना मेरे को, तो मैंने तो पाप करूँ चाहे पुण्य करूँ मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने तो कर दिया है। हाँ, वो जो मतलब उसका माइंडसेट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, हाँ, तो उनको आप देख लो जिनका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उनको बीमारियां कम होती है। उनको बीमारियां कम होती है। आप देख लो जिनको भी आप माइंडसेट जिनका स्ट्रांग है उनको कम बीमारी होती है। माइंडसेट को स्ट्रांग कैसे बनाए? माइंडसेट रिलेटेड जो बीमारी होती है ना, वो कम होती है। तो माइंडसेट स्ट्रांग कैसे बनाए कोई? मतलब बहुत तगड़ी विचारधारा होनी चाहिए कि यार मतलब बोल दिया तो बोल दिया, कर दिया तो कर दिया। माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए मतलब अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। कोई तरीका आपके इधर? कोई तरीके तो मतलब एक पर्टिकुलर एक तरीका तो नहीं है, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन सबसे पहले जो मैंने एक बीच में आपको बताया था कि एक मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने मन को बहुत ज्यादा शांत कर सकते हो। जब आप मन शांत हो जाएगा ना, तो स्ट्रांग हो जाएगा। और शांत होने के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है या एक ध्यान विधि है, तो ये है अपान प्राण। अपान प्राण क्या होती है, ऐसे करते हैं? हाँ, ये और ये मैं आपको बताऊं कि अपान प्राण ये कोई मतलब मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। ये हजारों साल पहले माता पार्वती ने और भगवान शंकर से कुछ से सवाल किए थे, 8 सवाल किए थे, तो उसके जवाब तो दिए थे भगवान शंकर ने।
शिव पार्वती समाधि ग्रुप में विज्ञान भैरव में ये लिखा हुआ है। तो उसमें जो भगवान शंकर ने जो बताई थी, जो सांस लेने की जो विधि बताई थी, उसमें जो सबसे पहली है वो अपान प्राण है। और अपान प्राण बहुत जबरदस्त टेक्निक है ग्रुप में सांस लेने की। इसमें मैंने भी अभी पहले बताया था, तो करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ बैठना है, बिल्कुल इस तरीके से बैठना है कि आप मतलब हिले ना, ठीक है। तो बुक में तो थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा ताकि आप कर पाए उसको। तो अब उसके लिए क्या करना है कि हमारी जो सांस हम छोड़ते हैं वो 12 उंगल तक जाती है, ठीक है, और अंदर भी 12 उंगल तक जाती है, ठीक है। तो मुझे क्या इमेजिन करना है कि मैं अपनी सांस को देख रहा हूँ, वो 12 उंगल पे गई, उसने यू टर्न लिया अंदर जो, शुरुआत में ऐसे करना है, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा मन मतलब हम बैठे यहाँ पे हैं और मन चला गया कहीं, वो पता नहीं चला कब कहाँ चला गया, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके, एक मेडिटेशन में एक और चीज होती है, लोग सोचते हैं कि मुझे विचार ना आए, विचार ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विचार तो आएंगे आएंगे, लेकिन आप विचार को छोड़ के कितनी जल्दी उस पॉइंट पे आ रहे हो जिसके लिए आप बैठे हो, तो यही मेडिटेशन होता है। मतलब कॉन्शियसली थॉट को सोचना है कि मतलब मैं ये सोचने जा रहा हूँ, ऐसा? हाँ, मतलब मैं अपनी सांस को देख रहा हूँ, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप उसको देखना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे। पर जिसके लिए बैठे हैं, मतलब कुछ कार्य करने के लिए, मतलब सोचने के लिए बैठा हूँ, नहीं मेरे को ये सोचना है, वो नहीं करना है। ना ना ना, वो नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी सांस को देखना है, बस बस आपकी आपकी सांस, मेरी सांस मैं ले रहा हूँ, ठीक, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, यू टर्न लिया, अंदर गई, बाहर गई, ठीक है। और ये मतलब भगवान शंकर की बताई हुई विधि है, इसमें कोई नहीं तो इसमें दो चीज हो गई, एक तो मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट हो गया, और आपने जो कौन क्या विधि का नाम क्या होता है? मन को शांत करने के लिए, अच्छा, सिर्फ मन को शांत करने के लिए ये? मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और किसी का मन शांत हो गया तो फिर वो मैनिफेस्टेशन कर सकता है? हाँ, जब मन शांत हो गया, सबसे पहले तो मन शांत होना जरूरी है। मन शांत हो गया, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, अपने माइंड से जो पहला क्लटर पड़ा हुआ है वो निकालना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को मतलब एक इस तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए रूम है, यहाँ पे हम बैठे हैं और यहाँ पे कुछ मान लिया कुछ शुआ मर, ठीक, और हमने उसको बाहर निकाला, तो हम यहाँ पे रूम स्प्रे करेंगे तो कुछ भी करेंगे तो इसमें अब तो आएगी ना, तो पहले वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए क्या मतलब उसको बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे हमें खुशबू करी, तभी इसकी स्मेल अच्छी आएगी। तो हमारे माइंड में क्या है, वो क्यों है, जो हमारे जो पुराने, जो कल मैंने ऐसा नहीं किया, कल मुझे ये करना था, कल उसने मुझे ये कहा, जो मतलब हमने बिना वजह के अपने मन के अंदर जो बहुत सारा क्लटर जो पाल रखा है बिना बिना वजह का, कि इसको अगर हम मतलब लेमन लैंग्वेज में कहें कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों है, ये जो बिना वजह का हमने एक डर या बिना वजह के कंपटीशन अपने माइंड में जो बैठा रखा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इससे बाहर आना जरूरी है। तो इससे बाहर आने में आपकी एनएलपी हेल्प करती है, ठीक है। आपके मन से, आपके आपके जो माइंड से पुरानी जो यादें, जो वो खराब यादें, तो उनको हटाएंगे, कि उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे आप, तो आप मैनिफेस्टेशन पर पहुंच जाओगे फिर। सर बहुत बढ़िया। आज के पॉडकास्ट के दो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। पहला सवाल बताओ कि सोने से पहले ऐसा क्या करें कि जो माइंड है वो शार्प बन जाए और अच्छी नींद आ जाए, जो कि आजकल लोगों को नहीं आ रही है? यही जो मैंने अभी बताया ना, इस सोने से पहले, इसको डेली सोने से पहले करो। जब आप बेड पे जाओ, शांत हो गए, ठीक है, तो आप ये अपान प्राण क्रिया करो, ठीक है, 5-7 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, आप आराम से लेट जाओ, ठीक है, बेड पे लेट गया, बेड पे लेटने के बाद आप इमेजिन करते रहो कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, ठीक है, मेरे पंजे भी रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे मतलब धीरे धीरे इमेजिन करो कि आप रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में पड़ता जा रहा है, ठीक। तो उसको एक इमेजिन करने के लिए आप एक कलर दे सकते हैं कि मान लिया मेरे कलर है ये, मान लिया व्हाइट कलर है, और व्हाइट कलर धीरे धीरे मेरी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, जो मुझे रिलैक्स करता जा रहा है, ठीक है। तो इस रिलैक्सेशन को धीरे धीरे अपने माइंड तक ले। रिलैक्सेशन का मतलब है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को, पहले पूरी ऑब्जर्वेशन को अपने पंजों पे लेके जाएं, फिर वहां से धीरे धीरे लेकर आए अपनी ऑब्जर्वेशन को, मतलब उसी पार्ट को देखना शुरू करें, पूरी ऑब्जर्वेशन को वहां पर रखें और धीरे धीरे अपने माइंड तक लेकर आए। और जब आप सोने लग रहे हो, ठीक है, जब आपको नींद आने लगे कि बस ठीक है मैं सो रहा हूँ, तो 1-2 मिनट पहले अगर आप पहले से लिख लो तो बहुत बढ़िया है। आपके जो कल के जो गोल है या परसों के जो भी आपको नेक्स्ट डे का जो कुछ गोल है, उसको धीरे से 1 बजे या उसको 1-2 मिनट के लिए अपना रियलाइज कर लो कि मेरा वो गोल है वो बुरा हो गया, उसके बाद सो जाओ आराम से। और अगर किसी को नींद की स्पेशली प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ और एक दो टेक्निक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लेकिन इजीली अगर आप नींद की कोई टैबलेट ले रहे हो तो आप माइंड टेक्निक हैं जिनके थ्रू आप इजीली आप सो सकते हो,
बिना मेडिसिन। तो सर अगर कोई बिगनर है वो एनएलपी सीखना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करे, और अगर शुरुआत उसने कर ली तो उसको कितने दिन में रिजल्ट मिलने लग जाएंगे? देखो, शुरुआत अगर कोई करना चाहता है हम्म। तो इसके लिए तो हम उसको एनएलपी सिखा देंगे पूरा। और एनएलपी सीखने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। 15 से 20 दिन में आप एनएलपी सीख लो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको अप्लाई कब कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप उसको अप्लाई करोगे ना, बार बार अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तो तब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो आप सिखाते हो एनएलपी, अभी आप कोर्स ले रहे हो, लोगों को कंसल्ट कर रहे हो आप? हाँ, मैं बिल्कुल। तो आप कैसे कंसल्ट करते हो? ऑनलाइन कंसल्ट करते हो या फिर आप फेस टू फेस ऑनलाइन बात करते हो? ऑनलाइन सिखाते हैं और 1-on-1 में सिखाते हैं। हाँ। मतलब क्या है, ग्रुप में तो ऐसा होता है ना कि आप कई बार आपके यूज की जो चीज़ है वो आप नहीं शेयर कर पाए, तो पता नहीं चलता कि मैं मतलब इसको कैसे यूज करूं कैसे ना करूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में रह जाते हैं। तो मेरा पूरा 1-on-1 चलता है, ठीक है। तो 1-on-1 में आपका जो भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको पूरा 1-on-1 लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते आपको कहाँ रीच आउट करें, कैसे रीच आउट करें आपको लोग? अगर किसी को सीखना और किसी को पॉडकास्ट पसंद आए हैं जी। और आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? तो मेरा इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर है, हम्म। नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बात कर लेंगे उनसे और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक लास्ट सवाल सर, आपकी बीमारी के बाद आपने जब से स्टार्ट किया तब से कितने लोगों की जिंदगी में आपने दिया जलाया है? ये एनएलपी सिखाई, हाँ। मतलब ये लगा कम से कम 300 400 से 500 आदमी है जो जिनको अलग 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 प्रॉब्लम से मैंने निकाला है। 500 पीपल है? हाँ, मतलब 500 पीपल है। और अभी मतलब एक है जिनसे जो मेरे जिनको मैं अभी हील कर रहा था, मतलब उनको हीलिंग दे रहा था, या उनको मैं एनएलपी टेक्निक के थ्रू हील कर रहा था। तो उनकी एज लगभग 75 के आसपास है, और मुझे लग नहीं रहा था कि वो कुछ कर पाएंगे इस तरीके से। लेकिन एनएलपी का रिजल्ट तो बहुत अमेजिंग आता है, और वहाँ से मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। मतलब 75 ईयर्स? 75 ईयर ओल्ड, वो पूरी तरह से, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। वाह। तो कमल सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे लोगों की मदद करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। और विनती करता हूँ, अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आए और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समस्या हो तो कमल सर से आप बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले जानना, सोचना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्या कारण है, हर चीज़ जब तक पता नहीं होगी तब तक किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, सोचो, समझो, जानो, फिर एक्शन लो। थैंक यू सो मच सर।